So, hello. Hey guys, this is Jivitesh, and we are back again with the class third of Indian polity. And in total, this is yet another class in the course, the amazing course that we are running for the free preparation of CDS 2021. Alright, guys, so today we'll be starting our class with a meme because in the last class we were discussing about the preamble, and so here it is. You can read it for yourself, and if I may, even though I don't like to explain the memes, but for a few, maybe. Okay, so what is the worst thing that has happened to humanity in the last 2 years? So 18% of the people are saying this is coronavirus. That is the worst thing. But 82% of the people are saying Virat donating 2 crores out of his 1,200 crores of wealth for charity and crying and cribbing about it on his social media. And thus, people are just crying out, I love democracy. So this is the meme for the day. And जिसको पता है ये इसके पीछे क्या कहानी है वो जानते हैं कि विराट और अनुष्का ने दे मेड अ Instagram story about to tell people and to motivate people to come out and donate for their charity. और रही बात इसमें ये भी जानने की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया के अंदर जो हम डोनेशंस देते हैं वो अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स की डोनेशंस होती हैं. वो जो बड़े सुपरस्टार्स होते हैं हमारे, ये सब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते जितना दिखता है, बिकॉज इन इंडिया डोनेशंस चैरिटी इज टैक्स डिडक्टेबल. तो अगर 2 करोड़ रुपए वो अगर डोनेशन में देते हैं तो 2 करोड़ अपना टैक्स डिडक्ट करा सकते हैं. टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि आप सबके और हमारे भी आइडल्स होते हैं इनमें से बहुत बार. एंड दिस इज व्हाट इट इज. एनीवेज, ये सब फायदा है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी वगैरह को पढ़ने का. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन एंटायरिटी, हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग. सो लास्ट टाइम हमने सोवरेन की बात करी थी, व्हाट इज अ सोवरेन, एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी. अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार ये सोशलिस्ट और सेक्युलर कहाँ गया, आएगा बाद में ऐड हुआ था, बाद में ही कराएंगे एक बार ये डेमोक्रेसी और रिपब्लिक करके. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में यदि मैं आपको बताऊं तो डेमोक्रेसी इज, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. ऑलराइट, सो मे बी नॉट एग्जैक्टली इन दिस ऑर्डर, बट so democracy is ruled by the people, for the people, of the people. बड़ी मीम्स आपने भी देखी होंगी. अभी कल मैं एनसीईआरटी में भी देख रहा था, आई वाज रीडिंग दिस. तो एनसीईआरटी के अंदर भी बड़ा अच्छा मीम बना रखा था इसका कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, खरीद लो लोगों को. व्हाट वाज दैट? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दिस वॉज ऑफ द पीपल, लोगों को दूर कर दो, एंड मे बी समथिंग विद द ऑफ फॉर द पीपल एज वेल. एनीवेज, व्हाट इट शुड बी, क्या हो सकता था? एनीवेज, फ्रॉम द पीपल, ना, आई डोंट नो, अवे फ्रॉम द पीपल, अवे फ्रॉम द, लेट मी जस्ट चेक इट. It's like far from, it's not away from the people, it's far. Okay, लोगों को खरीद लो, लोगों से दूर हो जाओ, लोगों को दूर कर दो. This is what democracy is. So this is lovely cartoon that I read in the NCERT, and it was good. Anyways, so guys, what is democracy? Democracy is two types. There are 2 types of democracy. Okay, so first is direct democracy, and the other one is indirect democracy. Okay, बट हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की बात करने से पहले सब समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी असल में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम कहीं ना कहीं टर्म्स में नहीं बांध सकते हैं. ये कहना बहुत आसान है, डेमोक्रेसी का मतलब जहां लोग अपने रूलर को चुनते हैं, परंतु क्या वो रिपब्लिक नहीं है वेयर वी आर चूजिंग अ हेड ऑफ द स्टेट? कोई कहे डेमोक्रेसी वो है जहां हम
हमारे हेड को नहीं परंतु हमारे रूलर्स को, जैसा कि मैंने इससे पहले बोल दिया था, रूलर्स को चुनते हैं। परंतु रूलर्स को तो चाइना में भी चुन रहे हैं, रूलर्स को तो अनेक ऐसे देश हैं जहां पे रूलर्स को जरूर चुन लिया जाता है परंतु दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। सो rulers have to be representative of the people as well, for the country, for the nation to be called a democracy. So किस तरीके से दो तरह की जो डेमोक्रेसीज हैं फंक्शन करती हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको समझते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बड़ा क्लासिकल केस है स्विट्जरलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप अपने ग्राम पंचायत के अंदर भी देख सकते हैं। पंचायत सिस्टम इज आपको कहीं स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, इतना दूर का सोचने की जरूरत नहीं है। अपने ग्राम पंचायत को आप देखिए, आप समझेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर द पीपल देमसेल्व्स, दे आर डिसाइडिंग ऑन ऑलमोस्ट ऑल द मैटर्स फॉर द पॉलिसी। इन द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल आर नॉट डिसाइडिंग फॉर देमसेल्व्स बट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर। और इसके भी यदि हम दो पार्ट्स करें तो देयर इज प्रेसिडेंशियल form of indirect democracy and there is parliamentary form of indirect democracy. In India we have this parliamentary form of indirect democracy. Later in the course we'll be discussing about the benefits, the pros and cons of both the parliamentary and the presidential form of governments. And right now we'll be discussing about the direct democracy because there are some tools of direct democracy. हमारा जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने एनविजन किया था, स्पेशली महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा जो था फोकस किया था वो ग्राम पंचायत के ऊपर किया था कि पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमस, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ फंक्शनिंग बॉडीज बनाया जा सके। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ डिवाइसेस होते हैं, तो डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, सो यू मस्ट हैव हर्ड दीज टर्म्स जो मैं अभी लिखने वाला हूं। ठीक है, आपने रेफरेंडम जरूर सुना होगा, रेफरेंडम एक वर्ड सुना होगा, इनिशिएटिव एक वर्ड सुना होगा, एक आपने वर्ड रिकॉल का सुना होगा। अभी हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में राइट टू रिकॉल जो है ग्राम सभा के अंदर लाया गया है। यदि आप अपना सरपंच चुनते हैं तो यू कैन हैव द राइट टू रिकॉल एज वेल। तो रिकॉल आपने जरूर सुना होगा। प्लेबिसाइट, वैसे तो ज़्यादा इसके डिटेल में जाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत ऊपर से सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग भी हो तो काफ़ी रहेगा। रेफरेंडम इज पॉलिसी के मैटर्स में मेन जो है ज़रूरी वो है रेफरेंडम और प्लेबिसाइट के डिफरेंस को समझना। रेफरेंडम इज रिलेटिंग टू द पॉलिसी मैटर्स और प्लेबिसाइट इज वेयर द गवर्नमेंट वांट्स टू नो द जनरल मूड ऑफ द पब्लिक। कोई भी इशू है ऑन एनी इशू, स्पेशली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट प्लेबिसाइट कराती हैं एंड एक इनफॉर्मल तरीके से लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश की जाती है प्लेबिसाइट में। एंड इन रेफरेंडम देयर इज फॉर्मल वोटिंग एंड दिस इज फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस। ओके, सो रेफरेंडम हैज legal consequences. And this is what you should be knowing. Initiative is like where people push for any form of policy, and so there is this bottom up approach of the policy. So not that कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने बैठ के हमारे लिए कोई पॉलिसी लगा दी and we have to follow that rules or those policies that we have to follow. But in initiative, like people can themselves like indirectly we can also like we even in indirect democracy have this initiative like pressure groups और ये सब concept होता है, but this is quite different from that. So anyways, moving from here, so now we'll be going to the parliamentary form of democracy. All right, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कुछ फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जिसके मुझे लगता है आप सबको जानने चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इंडिया ऐसे कुछ बहुत फ्यू कंट्रीज में से है, यूजुअली मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंट्रीज इंडिपेंडेंस जिन्होंने पाई थी उनमें से काफ़ी कंट्रीज ने किया, बहुत सारी कंट्रीज वर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फ्रॉम द गेट गो। इंडिया आज़ाद होते ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज
फॉर मेल और फॉर फीमेल। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हमने लागू कर दी थी बहुत सारे देशों के अंदर। इवन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर 150 साल बाद औरतों को वोटिंग का अधिकार मिला। सो दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग। आज हम बात करते हैं जब वुमेन राइट्स की, माइनॉरिटी राइट्स की, तो बहुत आसानी से ये सब लड़ाइयाँ भूल जाते हैं जो इस एक अकेले कंसेप्ट के लिए लोगों ने लड़ी हैं। ओके, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज वन सच थिंग। देन फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपने जो अपना वोट का अधिकार है वो आप उसको लागू कैसे करोगे, उसको यूज कैसे करोगे जब तक रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे। रेगुलर इलेक्शंस, ओके, रेगुलर इलेक्शंस हो गए, आपने चुन के बजा लिया, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने कुछ कानून बना दिए, परंतु उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, उन कानूनों को कोई मान नहीं रहा है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। सो फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू फंक्शन देयर मस्ट बी रूल ऑफ लॉ। सो ये रिपब्लिक के अंदर भी आप दोबारा पढ़ेंगे। सो व्हेन द लॉ इज द किंग देन इट इज कॉल्ड लेक्स रेक्स। रेक्स इज द किंग and the lex is the law. So the law is the king. जबकि before the republic, before any country being republic, आज यूनाइटेड किंगडम, अभी हम रिपब्लिक के अंदर सारी डिटेल्स में करेंगे, खैर उधर ही मैं आपको समझाऊंगा अभी 2 मिनट बाद ही। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रूल ऑफ लॉ। एंड रूल ऑफ लॉ कैसे लागू होगा? लॉ लगा दिया, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है रूल ऑफ लॉ भी कर रही है, लॉ को, कानून को पालन करते हुए उसको लागू करवा रही है, परंतु अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं है। कानून तभी लागू होंगे जब तक उसके ऊपर एक ओवर वॉच है। यहीं से फिर एक जो कंसेप्ट निकल के आता है बैलेंस ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर का, वो सिर्फ ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, इंडिया अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जिसके अंदर ये फॉलो किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या फिर रेदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर इज वेरी वाइटल फॉर एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फंक्शन इन द मॉडर्न टाइम्स। ऑलराइट, एंड अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है लेकिन यदि डिस्क्रिमिनेशन है तो लॉ प्रॉपर लागू नहीं हो पाएगा। सो नो डिस्क्रिमिनेशन। और ये कंसेप्ट हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिसे हमने अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी डाला है, जिसे हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी डाला है, और जिसे हम कानून दर कानून बाद के अमेंडमेंट्स में, जो हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी लॉज हैं उसके अंदर भी वी हैव टाइम्स एंड टाइम्स अगेन implemented and explicitly mentioned this no discrimination clause, because this is vital for the functioning of any democracy. ऐसे आगे बढ़ते हैं हम। ये समझना जरूरी है कि यहां पे हमने जो लिख दिया है वर्ड डेमोक्रेटिक, ये हमने जो बात करी इसके अंदर आपने देखा होगा सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं है, यहां पे सोशल डेमोक्रेसी की भी बात हो रही है। यहां पे नो डिस्क्रिमिनेशन की जो हमने बात करी है, यहां पे इकोनॉमिक जो हमारी इक्वालिटी है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात हो रही है। ये कंसेप्ट्स क्यों आए? डायरेक्ट अपने आंख बंद करके कंसेप्ट्स नहीं आ गए हैं। आवर फाउंडिंग फादर्स वांटेड दीज कंसेप्ट्स टू बी एग्जिस्टिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब B.R. अम्बेडकर ने 25 नवंबर को 1949 अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू होने से एक दिन पहले, लागू नहीं, उसका मान्य होने से एक दिन पहले जब ये स्पीच दी थी तो उसके अंदर कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट, तब तक फंक्शन नहीं कर सकती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक, कैन नॉट लास्ट, अगर सोशल डेमोक्रेसी जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी। व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? सोशल डेमोक्रेसी उन्होंने बताया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अभी आप सोचेंगे कि ये सब तो चीजें आने ही वाली हैं आगे प्रेम्बल के अंदर, मैं अभी क्यों बता रहा हूं?
इससे पहले भी मैंने बीच में यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात कर दी थी, जो कि शायद हमने आगे चर्चा करनी ही है, शायद क्या पक्का करनी है, परंतु मैं इस सब की बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डेमोक्रेटिक एक ऐसा आइडिया है, डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया है जो कि भले ही 2000-2500 साल पुराना हो, परंतु उसका जो एसेंस है दैट इज वेरी पावरफुल एंड इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन इट्स कंप्लीट एंटायरिटी। तभी डेमोक्रेसी का असल मतलब आप समझ पाएंगे। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए इसी स्पीच के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंगली ही डॉक्टर अंबेडकर ही मेंशन्ड कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपस में एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दे हैव टू को एग्जिस्ट। अगर लिबर्टी होगी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है, इक्वालिटी होगी और लिबर्टी नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। इट टॉक्स अबाउट हाउ यदि आपके पास लिबर्टी है परंतु इक्वालिटी नहीं है, से लिबर्टी है आपके पास, आप यू हैव फ्रीडम टू चूज लाइक फॉर योर सेल्फ, बट आप चूज करते हैं तो जो मेजोरिटी रूल है दैट विल ओवर रन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और इक्वालिटी अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नहीं दी जाएगी तो ये देश एक डिक्टेटरशिप में बदल जाएगा। उन्होंने ये भी बात करी कि अगर इक्वालिटी पे हम फोकस करते रहेंगे, लिबर्टी नहीं देंगे तो पर्सनल फ्रीडम खो जाएगी, जो एक इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस हैं, जो कि शायद कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा मायने भी रखता है। एंड डॉक्टर अंबेडकर वॉज क्वाइट अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ कैपिटलिज्म, not capitalism per se, capitalism the West, but he was a big proponent of the fulfillment of individual aspirations. तो कहीं ना कहीं इन सब के बैलेंस की बात करी गई है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली दिखता भी है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है रिपब्लिक का। रिपब्लिक के अंदर आपको सिर्फ इतना ही रखना है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। सिंपल। इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? मोदी इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेड ऑफ द स्टेट? नो, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। बट आप कहेंगे कि आपने तो प्रेसिडेंट के लिए कोई वोट ही नहीं करा, आपने तो चुना ही नहीं है। हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड? प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बिकॉज वी आर indirect democracy and our representatives, we have given the right to choose for us to our representatives, and our representatives, not just in the union, not just the representatives in the parliament, but हमारे representatives जो states के हैं, जो हमारे विधानसभा के अंदर, विधान परिषद में भी जिन स्टेट्स की विधान परिषद है वहां से भी लोग वोट करते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली पीपल आर चूजिंग द हेड ऑफ द स्टेट। तो क्या सारी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज हैं वो रिपब्लिक भी होती हैं? नहीं। क्लासिकल एग्जांपल इज यूनाइटेड किंगडम। द हेड ऑफ द स्टेट इज क्वीन एंड क्वीन इज हेरिडिटरी। ओके, सो द टाइटल दिस इज हेरिडिटरी। सो एंड इट बीइंग हेरिडिटरी, दिस मेक्स यूके नॉट रिपब्लिक। बट मैंने ऊपर बात करी थी कि रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक प्रोवाइड्स लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग। याद कर लीजिए इस बात को, लेक्स रेक्स। तो क्या यूके लेक्स रेक्स नहीं है? क्या यूके के अंदर लॉ किंग नहीं है? क्या यूके के अंदर क्वीन है, वो महारानी, सच की महारानी है? क्या वही कानून बनाती है? नहीं। This division, this clear demarcation of what is republic and what is not republic is not existent in present times. ठीक है, आपको बुक्स के अंदर ये हर जगह लिखा मिलेगा, परंतु कुछ अच्छी बुक्स हैं, दे मस्ट बी लाइक गिविंग दिस क्लैरिफिकेशन कि जो हम डेफिनेशन जिसको मानते हैं, जो हमारी रिपब्लिक की डेफिनेशन है, दैट इज स्टिल द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। बट दिस डजंट मीन वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड, देयर द classical idea of republic, that is lex rex, is not followed. रिपब्लिक होने का सिर्फ यही एक सबसे गहरा जो उसका रिजल्ट है वो यही है कि लेक्स रेक्स, वहां पे लॉ इज द किंग, वेयर द स्टेट इज रिपब्लिक। एनीवेज, सो नाउ आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर कि आज की मॉडर्न टाइम्स में जो डेमोक्रेसीज हैं जहां पे किंग is still existent, still there is lex rex, वहां पे भी कानून है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज जिसको हम बोलते हैं, नेपाल
काफी क्लासिक एग्जांपल है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे आप पाएंगे कि रेदर लोग चूज भी करते हैं फिर भी। सो एनीवेज विल गेट इन इंट्रिकेसीज एंड डिटेल्स ऑफ दिस later when we'll be discussing about India's foreign policy, and we'll be talking about other countries and their institutions and their structure, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ वही। एनीवेज, तो लेक्स रेक्स क्या करता है, ये डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदलने से बचाता है। और क्या बचाता है डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदलने से? अभी हमने जस्ट ऊपर बात करी थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया। इक्वालिटी डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में होने से बचाती है। वी आर लेफ्ट विद नाउ टू कंसेप्ट्स, दैट इज सोशलिस्ट एंड सेकुलर। दीज आर फेयरली इजी कंसेप्ट्स टू अंडरस्टैंड, बट मैं चाहूंगा कि इसको अगली क्लास के अंदर ही डिस्कस किया जाए, क्योंकि अगर हम सिर्फ इन बेसिक आइडियाज को बहुत थॉरली अगर डिटेल में समझ लेंगे, देन द रेस्ट ऑफ द पॉलिटी विल बी वेरी इजी। यू विल फाइंड कि यार इन्हीं कंसेप्ट्स को, इन्हीं आइडियाज को सिर्फ इंप्लीमेंट किया जा रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा पॉलिटी के अंदर। इट्स वेरी इजी एंड इट विल बी अ ब्रीज फॉर यू गाइज। एंड आज का वर्ड ऑफ द डे डिस्कस करने के बाद मैं आज की क्लास खत्म करूंगा, एंड द वर्ड ऑफ द डे इज एस्थेटिक। एस्थेटिक होता है दुनिया की मोह माया से ऊपर उठकर जो वर्ल्डली प्लेजर में बिलीव नहीं करता, दैट इज एस्थेटिक। एंड विद दिस वी एंड द क्लास टुडे। थैंक यू।